नमस्कार दोस्तों, मैं जीत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का राउज आईएएस के डीएनएस हिंदी प्रोग्राम में। आज हम 12 दिसंबर 2023 के द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी 2024 की आने वाली परीक्षा, चाहे वो आपकी प्रारंभिक परीक्षा हो और चाहे वो आपकी मुख्य परीक्षा हो, के लिहाज से ये आर्टिकल आपके महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जो आज हमें डिस्कस करने हैं। तो बेसिकली आज की क्लास में हम 3 आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। 3 आर्टिकल कौन कौन से हैं? वैश्विक नदी शहर गठबंधन, जो कि इंडियन एक्सप्रेस के पेज नंबर 9 पर देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है। और दूसरा आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो है हिमालयन गोरल के बारे में, जो दैनिक जागरण है आपका, हिंदी जो अखबार है आपका, उसके पेज नंबर 14 पर देखने को मिल जाएगा। इन्वायरमेंट की दृष्टि से, स्पेशली प्रीलिम्स की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण आर्टिकल ये हो जाता है। अगेन वैश्विक नदी शहर गठबंधन जो है अगेन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के हिसाब से। एंड थर्ड आर्टिकल अनुच्छेद 370 द हिंदू के पेज नंबर 1 पर। देखिए अनुच्छेद 370 पर कल सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया था, उसके बाद बेहद ज्यादा या बहुत ज्यादा चर्चा में आ चुका है आर्टिकल 370। और आर्टिकल 370 न मात्र द हिंदू में बल्कि इंडियन एक्सप्रेस में भी इसको कई आर्टिकल्स के माध्यम से कवर किया गया है। तो इसको डिटेल से और मेंस के हिसाब से समझेंगे। ठीक है। तो क्योंकि भविष्य में अगर क्वेश्चन पूछा गया आर्टिकल 370 पर, तो आप सहजता से उसका उत्तर दे सके और सारी की सारी चीजें एटलीस्ट आपको पता हो। ठीक है। तो चलिए एक एक करके आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। जो पहला आर्टिकल है उसका कंटेक्स्ट मैं आपको समझा देता हूं कि क्या हुआ है। कि आपको पता है कि आप COP28 चल रही है UNFCCC की, कहां पर? यूएई में। ठीक है, दुबई में। अब क्या हुआ है कि यहां पर लॉन्च हुआ है ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस, ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस। ठीक है, ये लॉन्च हुआ है। तो बेसिकली इसमें 9 देश हैं। इन 9 देशों ने मिलकर इसको शुरू किया है। और काम क्या है इसका? अगेन नदियों का संरक्षण, ठीक है, और पर्यावरण में जो जैसे उसका फ्लो है, उसका प्रदूषण है, उसका संरक्षण है, ये सारी की सारी चीजें करनी है। तो इसका बेसिकली इस GRCA का या ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस का इवोल्यूशन हुआ कैसे, इसकी मैं इसमें बात करूंगा और GRCA के बारे में बताऊंगा। और भारत के जो अलायंस है, जो आपका बेसिकली इंडियन रिवर सिटी अलायंस है, एक उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा, इंडियन रिवर सिटी अलायंस। और आपने अगर देखा होगा तो 9 दिसंबर के वीडियो में मैंने आपको इंडिया है ना, इंडिया एंड जो USA का जो मिसिसिपी अथॉरिटी है, उनके बीच जो अलायंस हुआ है उसके बारे में वहां पर मैंने आपको बताया। तो आप जाकर 9 दिसंबर की वीडियो देखकर वहां से वो चीजें समझ सकते हो। हालांकि थोड़ा बहुत मैं यहां पर भी डिस्कस करूंगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्यों इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल? क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ऑलरेडी यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन 2014 में एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक, इसके अलावा कहानी शुरू कहां से होती है? चलिए पहले हम बात करते हैं IRCA की, यानी कि इंडियन रिवर जो है सिटी अलायंस के बारे में हम जानते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, जल शक्ति मंत्रालय और शहरी मामलों के लिए राष्ट्रीय संस्थान, यानी ये किसके अंतर्गत आता है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ये दोनों मिलकर बनाते हैं IRCA, यानी कि भारतीय नदी शहर गठबंधन। ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या होता है? नेटवर्किंग, तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण। मतलब बेसिकली इंडिया में जो रिवर्स हैं उनका संरक्षण की बात करें, या फिर उसमें साफ सफाई की बात करें, उनके वहां क्षमता बिल्ड करने की बात करें, या जो क्षमता निर्माण है, तकनीकी सहायता की बात करें, और उसके कोलैबोरेशन की बात करें, सभी आपस में जो कोलैबोरेट करेंगे, तो इनसे संबंधित भारत की नदियों के संरक्षण से संबंधित बेसिकली आपका बनाया गया था भारत नदी शहर गठबंधन। अब क्या हुआ है कि आपको 9 दिसंबर वाली वीडियो में मैंने आपको क्या बताया कि भारत और अमेरिका ने मिलकर, ठीक है, इधर से भारत के स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन ने मिसिसिपी नदी शहरों और कस्बों की पहल के साथ क्या कर लिया है? एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अगेन उद्देश्य क्या है? नदी संरक्षण। ठीक है, उद्देश्य क्या है? नदी संरक्षण। नदी संरक्षण में प्रदूषण कम करना,
या उसका जो अंदर जो कचरा है वो साफ करना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाना, है ना, सीवेज को उसमें ना जाने देना, उसका जो फ्लो है, नदी का जो पानी का बहाव है उसको निरंतर बनाए रखना, ये सारी की सारी चीजें लगभग उसमें शामिल हैं। तो ये हमने साइन किया था भारत और अमेरिका ने। अब ये चला गया ग्लोबल लेवल पर। किस पर? अब ये चला गया ग्लोबल लेवल पर, यानी कि 9 देश, अब 9 देशों ने मिलकर इसको बना दिया है वैश्विक नदी शहर गठबंधन, है ना, ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस इसको अब बना दिया है। तो इसमें क्या क्या है कि 9 देश कौन कौन से हैं? सबसे पहले भारत, डेनमार्क, कंबोडिया, जापान, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, मिस्र और घाना, इन्होंने मिलकर इसको बेसिकली वहां पर बना दिया है। कहां? COP28 में। तो प्रीलिम से यहां पर क्वेश्चन आराम से बन सकता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के रिवर सिटी अलायंस के तर्ज पर इसको क्या किया गया है? तैयार किया गया है। विश्व बैंक, ठीक है, आपका एशियाई बैंक और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने इसके यहां पर फंडिंग एजेंसियों ने भी इस पहल को अपना समर्थन देने का वादा किया है कि भाई अगर आप क्या करेंगे कि रिवर पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह क्रिएट करेंगे या इसके संरक्षण से संबंधित कुछ अगर खर्चा आएगा तो उसमें हम भी क्या करेंगे? योगदान देंगे, अब हम भी क्या करेंगे? फंड देंगे, ठीक। तो यहां से ये जो है दो तीन चीजें यहां से समझ में आती हैं। एक तो आपको इंडियन रिवर सिटी अलायंस के बारे में पता होना चाहिए। एक मैंने आपको जो अपनी 9 दिसंबर की वीडियो में बताया था जहां पर इंडिया और अमेरिका इन दोनों ने मिलकर, मतलब गंगा और वहां मिसिसिपी नदी, ठीक है, अथॉरिटी ने ये मिलकर जो है पहल जो है योजना मेमोरेंडम जो साइन किया उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगेन ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस का उद्देश्य क्या है? नदी का संरक्षण, ठीक है, नदियों का क्या करना है? संरक्षण करना है। नदियों के संरक्षण के अलावा कि भाई उसका जो उसमें जो उसका पानी का बहाव है वो बनाए रखना है। इसके आसपास कोई वाटर बॉडी है जो नदी के आसपास, उनको भी संरक्षित करना है या उनको पुनर्जीवित करना है। तो जितने भी बड़े बड़े उद्देश्य हैं जो कि नदियों के संरक्षण में काम आते हैं, साथ ही पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण भी साबित हो सकते हैं, वो यहां पर शामिल किए गए हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं आपकी वैश्विक नदी शहर गठबंधन में, ठीक। चलिए इसी के बेसिस पर एक अभ्यास प्रश्न मैं आपको दिए देता हूं जिसका उत्तर आपको देना है अगेन कमेंट बॉक्स में। तो सबसे पहले देखेंगे सत्य पूछा है, सत्य, तो सत्य पूछा है ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत के रिवर सिटी अलायंस के से प्रेरित है, तो बिल्कुल सही है, मैंने अभी जस्ट इसको बताया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की एक पहल है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के COP28 या 28वीं बैठक में हुई है, ठीक। व्यापक जल निगरानी कार्यक्रम इसके उद्देश्यों में से एक है, तो आपका 3rd और 4th भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इसी के आधार पर अब मैंने आपको बता भी दिया कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है। तो आपको अगेन क्या है, कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है कि अभी सही उत्तर इसका क्या होगा, ठीक। चलिए अगला आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं जो कि दैनिक जागरण के पेज नंबर 14 पर आपको देखने को मिल जाएगा। हम इस पहल के माध्यम से, डीएनएस हिंदी की जो ये पहल है, इसके माध्यम से मात्र इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू के साथ साथ इनको ना कवर करते हुए दैनिक जागरण, जो कि हिंदी में लोग जो तैयारी करते हैं, जो इंपोर्टेंस है इस अखबार की भी, इसमें कौन से महत्वपूर्ण आर्टिकल साबित हो सकते हैं आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, उनको भी हम शामिल करते हैं। तो भैया देखिए क्या हुआ है कि आपकी बिहार में एक टाइगर रिजर्व है, देखिए साफ साफ यहां पर मेंशन है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। इसमें आपकी इस गोरल को, हिमालयन गोरल को देखा गया है। इसके बाद हिमालयन गोरल क्या है, न्यूज में आ गई है, चर्चा में आ गई है। तो हिमालयन गोरल के बारे में हमें सारी की सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें कि इन्वायरमेंट में प्रीलिम्स में ऐसे जो चाहे पक्षी हो, चाहे मछली हो आपकी, या फिर किसी जानवर के बारे में यूपीएससी अक्सर क्वेश्चन, एनिमल के बारे में यूपीएससी अक्सर क्वेश्चन इन्वायरमेंट के प्रीलिम्स वाले सेक्शन में आराम से पूछता रहता है। जैसे यूपीएससी ने 2019 में पूछा था कि एक और साइड वन्य जीव दे दिए थे और ये कहां पाए जाते हैं ये बता दिया था, ठीक है।
और पूछा था कि आपसे इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे इरावदी डॉल्फिन क्या चंबल नदी में मिलती है, चीतेदार बिल्ली क्या पूर्वी घाट में मिलती है, ठीक है, महसीर क्या कावेरी नदी में मिलती है। अब महसीर क्या है, एक मछली है, ठीक। अब ये महसीर मछली फिर दोबारा से 2022 में भी पूछ लिया था यूपीएससी ने, ठीक। खैर वापस आते हैं टॉपिक पर। अब हम बात करते हैं आपकी हिमालयन गोरल की। तो हिमालयन गोरल आपकी कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है, ठीक है, आप देख लीजिए। हिमालयन गोरल आपकी कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। ये देखने पर आपको लग नहीं रहा है कि ये कॉम्बिनेशन है मिर्ग और बकरी का। बकरी भी लगनी है देखने में और देखने में आपको मिर्ग भी लग रही है, ठीक है। दूसरी बात अगर मैं करूं, इसका उपनाम क्या है, उपनाम, ठीक है, उपनाम इसका है अगेन ग्रे गोरल। इसको ग्रे गोरल भी कहा जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ग्रे गोरल के अलावा क्या ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की किस सूची में है, यह आपको पता होना चाहिए। देखिए कोई भी जो जीव है उसके बारे में मोटी मोटी चीजें आपको क्या पता होनी चाहिए कि भैया उसका वैज्ञानिक नाम आपको थोड़ा बहुत अगर जानकारी हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कभी कभी वैज्ञानिक नाम या उसका कुछ उपनाम हो वो आपको पता होना चाहिए। वो प्रजाति कहां कहां पाई जाती है, कहां कहां पाई जाती है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये अगेन हेल्प करेगा कि भाई मे बी क्वेश्चन इस बेसिस पर बन सकता है। फिर उसके संरक्षण की स्थिति क्या है, ठीक है, उसके संरक्षण की स्थिति क्या है, चाहे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में हो, चाहे IUCN में हो, चाहे वो साइट्स में हो, किसी में भी किसी भी टाइप का संरक्षण अगर उसको मिला हुआ है तो उसके बारे में हमें बात करनी है, ठीक है। जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की किस सूची में शामिल है आपकी गोरल, हिमालयन गोरल, जैसे सूची 1 में शामिल है। सूची 1 में शामिल होने का आशय क्या है कि ये हाईली प्रोटेक्टेड है, ठीक है। किस तरीके से, मतलब मिर्ग और बकरी दिखाई देती है। और कैसा जीव है ये भाई, मांसाहारी है शाकाहारी है, शाकाहारी जीव है। तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। जैसे अगर हिमालयन गोरल की हम बात करें तो वैसे तो इसका वैज्ञानिक जो नाम है इसका वो है नोमेरहेडस गोरल, ठीक। और इसका जो परिवार है वो बोविडे है, ठीक। अब इसमें क्या है कि मवेशिया होते हैं। अब मवेशियों का भी उपनाम या उसको भी सब कैटेगराइज किया गया है, तो इसका जो उप परिवार है वो कैप्रीना है, ठीक है। अब कैप्रीना में जैसे भेड़ बकरी होती है ना, उसमें इनको शामिल किया गया है। तो कैप्रीना में अगर आप देखेंगे तो ये रहा हिमालयन गोरल, ठीक है, हिमालयन गोरल को यहां पर शामिल किया गया है। तो कैप्रीना जो है ये आपको याद रखना है कि किस उप परिवार से संबंधित है, कैप्रीना उप परिवार से एक संबंधित है। अगर फिर इसकी बात करें हम किन किन क्षेत्रों में ये पाई जाती है, तो बेसिकली ये मध्य पूर्व एशिया के पहाड़ों का मूल निवासी है। तो ये भारत, नेपाल, भूटान, दक्षिणी तिब्बत, ठीक है, दक्षिणी तिब्बत, भूटान, पाकिस्तान, पश्चिम म्यांमार में भी पाई जाती है। इसके अलावा भारत की अगर बात करें तो भारत में कहां पाई जाती है, भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। तो आप देख रहे हैं कि ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में ये पाई जाती है। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि प्रीलिम्स में यहां से क्वेश्चन बन जाए कि भाई ये बिहार के बेसिकली वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में पाई गई है। तो यहां से बेसिकली क्वेश्चन बन सकता है कि आपका हिमालयन गोरल पर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। अब यहां पर देखते हैं इसकी संरक्षण स्थिति की अगर हम बात करें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल यानी कि अनुसूची 1 में है। IUCN की बात करें, ठीक है, तो IUCN के नियर थ्रेटन कैटेगरी में है, ठीक है, निकट संकटग्रस्त कह सकते हैं। साइट्स की बात करें तो साइट्स के अपेंडिक्स 1 में ये शामिल है, ठीक है। तो अगर आपको देखना है तो आप यहां पे देख सकते हैं कि IUCN की निकट संकटग्रस्त यानी कि नियर थ्रेटन कैटेगरी, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के बारे में बात करें तो उसकी प्रथम अनुसूची में शामिल है।
और साइट्स की अगर हम बात करें तो अपेंडिक्स 1 में ये शामिल है। तो ये सारी की सारी बेसिक चीजें आपको हिमालयन गोरल के बारे में पता होनी चाहिए। अब हिमालयन गोरल कम क्यों हो रही है, तो इसके पीछे कारण है, देखिए प्राकृतिक आवास का क्षरण हो रहा है, चारागाह क्षेत्र की कमी हो रही है, मांस के लिए इसका शिकार होता है, औषधीय उपयोग के लिए शिकार। ठीक है, तो ये हालांकि आपसे कोई पूछेगा नहीं, पर फिर भी कि क्या कारण है कि हिमालयन गौर जो है आपकी कम होती जा रही हैं और बेसिकली डिस्प्लेस हो रही हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही हैं। तो अगर हम इसका ओवरऑल ब्रीफ देखें हिमालयन गोरल का, ठीक है, हिमालयन गोरल, तो अगर इसको शॉर्ट पॉइंट्स में रिवाइज करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि इसको ग्रे गोरल के नाम से भी जानते हैं हम। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की 1972 के शेड्यूल अनुसूची 1 में है, IUCN के नियर थ्रेटन कैटेगरी में है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है। ठीक है, बात करें भारत की तो भारत में ये आपका कहां कहां पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, उत्तराखंड में पाई जाती है, ठीक है, सिक्किम में पाई जाती है, असम में पाई जाती है, ऐसी जगह पाई जाती है। अगर भारत के अलावा विश्व की बात करें तो म्यांमार में पाई जाती है, पाकिस्तान में पाई जाती है ना, इसके अलावा नेपाल में पाई जाती है, भूटान में पाई जाती है ना, ऐसी एटसेट्रा एटसेट्रा ऐसी जगह ये पाई जाती है। ठीक, और दिखने में कैसी है, आपकी मृग और बकरी दोनों के तरह दिखती है। ठीक, और शाकाहारी जीव है। ठीक है, स्तनधारी भी है, स्तनधारी जीव भी है। ठीक है, तो मोटे मोटे पॉइंट्स आपने गोरल के, हिमालयन गोरल के बारे में देख लिए। ठीक, जो आपको बार बार रिवाइज भी होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसके ऊपर जो अभ्यास प्रश्न है उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले सत्य पूछा है, क्या सत्य है, तो सत्य पूछा है कि हिमालयन गोरल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक स्तनधारी मवेशी है, बिल्कुल सही है। इसे भारतीय वन्यजीव के संरक्षण अधिनियम 1972 की प्रथम सूची में संरक्षण प्रदान किया गया, बिल्कुल सही। यह भारत के साथ ही नेपाल, भूटान, दक्षिणी तिब्बत में भी पाई जाती है, तो बिल्कुल सही है। तो तीनों के तीनों मतलब सभी तीनों कथन क्या हैं, इसके सत्य हैं। तो आई होप अगर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हिमालयन गोरल के ऊपर तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर दोगे। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट आर्टिकल मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे, तो आराम से समझिएगा, कोई डाउट आपके मन में रह ना जाए। तो बेसिकली क्या हुआ है, कल आपका सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 जो है, अनुच्छेद 370 जो है वो सही हटाया गया था या नहीं हटाया गया था, उस पर बहुत सारी याचिकाओं पर सुनवाई की। एंड फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, अपहेल्ड करा जो गवर्नमेंट का डिसीजन है। बोला कि देखिए बिल्कुल संवैधानिक तौर से उस पर बेसिकली आर्टिकल 370 को हटाया गया था। ठीक, ये बोला। दूसरा क्या बोला कि भाई आने वाले 30 सितंबर 2024 तक ये आदेश भी दिया भारत सरकार को कि 30 सितंबर 2024 तक वहां पर चुनाव सुनिश्चित किए जाए। ठीक है, चुनाव की बहाली क्या है, सुनिश्चित की जाए। तो ये रहा आर्टिकल का कंटेक्स्ट। और ये आर्टिकल आपको द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस में, मतलब बहुत सारी जगह कहीं भी, मतलब अगर हिंदी का भी अखबार उठा के देखोगे ना आज तो वहां पर भी ये भर भर के आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में हमें पता होना चाहिए कि भैया जो आर्टिकल 370 है उस पर ऑलरेडी यूपीएससी 2016 में GS2 में पॉलिटी वाले सेक्शन में, पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाले सेक्शन में ऑलरेडी 370 पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है। और संभावना यह भी है कि नेक्स्ट ईयर फिर से, क्या पता, इतना मतलब मुद्दा चमक गया है तो क्या पता, ऐसी संभावना है कि 370 पर फिर से क्वेश्चन बन जाए। तो ऐसे में हमारी जिम्मेदारी यह है कि हमें यह पता होना चाहिए कि आर्टिकल 370 है क्या। एक तो यह पता होना चाहिए, समझ रहे हो, आर्टिकल 370 है क्या। दूसरा, उसके प्रावधान, ठीक,
उसके प्रावधान क्या क्या है ये हमें पता होने चाहिए। फिर उसके बाद इसे कब हटाया गया, ये हमें पता होना चाहिए। फिर भारत सरकार ने इसे कैसे हटाया, ठीक। फिर बात करेंगे अगेन इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की, ठीक है। और फिर बात करेंगे कि 370 हटाने के बाद क्या लाभ हुए या फिर क्या फायदा हुआ, ठीक। फिर बात करेंगे आगे की राह क्या हो, ठीक है, आगे की राह क्या हो। तो इन चीजों पर हमें बेसिकली बात करनी है, ठीक। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 370 अनुच्छेद 370। तो अनुच्छेद 370 को संविधान के भाग 21 में अस्थाई प्रावधान के तौर पर 17 अक्टूबर 1949 को शामिल किया गया, अस्थाई प्रावधान के तौर पर, ठीक है। टेम्परेरी बेसिस पर 370 को भारत के संविधान के भाग 21 में 17 अक्टूबर 1949 को इसे शामिल किया गया था, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर के लिए विशेष उपबंध थे। विशेष उपबंध कैसे कि जम्मू एंड कश्मीर का, जैसे अगर मैं बात करूं, जम्मू एंड कश्मीर का खुद का संविधान होगा, ठीक है। जैसे इंडिया में अगर भारत की जब 370 से पहले की अगर मैं बात करूं, हटने से पहले, तो यहां पर लागू होती थी भारतीय दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड। वहां पर होती थी रणवीर पीनल कोड। वहां का अपना खुद का संविधान था। वहां के संविधान में भारत के संविधान का आर्टिकल 1 और आर्टिकल 370 केवल और केवल ये 2 आर्टिकल्स ही लागू होते थे। इसके अलावा कोई और आर्टिकल लागू नहीं होता था, ठीक है। कुछ भी काम करना है आपको, कुछ भी काम अगर आपको करना है तो आपको वहां की जो विधानसभा है उससे पूछकर ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ विशेष उपबंध वहां पर दिए गए थे, जैसे राज्य को अपने संविधान का मसौदा तैयार करने की अनुमति, संसद की विधायी शक्तियों का राज्य पर प्रतिबंध, मतलब संसद की जो विधायी शक्तियां थी वो लागू नहीं होती थी जम्मू एंड कश्मीर पर। राज्य की सहमति के बिना आंतरिक अशांति के आधार पर वहां पर आप आपातकाल के जो है नहीं लगा सकते हैं, यह भी प्रावधान शामिल था। इसके अलावा राज्य की नाम और सीमाओं पर आप परिवर्तन नहीं कर सकते विधायिका की सहमति के बिना। इनका अलग संविधान, अलग ध्वज और अलग दंड संहिता हुआ करती थी, रणवीर दंड संहिता मैंने आपको बताया, ठीक है। संघ द्वारा बनाया गया कोई भी अन्य कानून केवल राष्ट्रपति के आदेश से जम्मू कश्मीर में तभी लागू होगा जब राज्य की विधानसभा इस पर क्या देगी, सहमति देगी। तो ये कुछ आर्टिकल 370 जब शामिल हुआ भारत के संविधान में, उसके बाद कुछ विशेष उपबंध के तौर पर ये जब शामिल हुआ तो ये कुछ प्रिविलेजेस थे जो कि जम्मू एंड कश्मीर को मिले, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बात आती है कि इस इतने सारे प्रावधान होने के बावजूद, विधानसभा की सहमति के बावजूद जो भी काम करना है विधानसभा की सहमति के बाद ही करना है, तो ऐसा क्या हुआ कि विधानसभा की सहमति के आधार पर क्या आर्टिकल 370 को हटाया गया या विधानसभा ने सहमति दी, है ना, तो 370 हटाया, विधानसभा के विपक्ष में, मतलब विधानसभा के विरुद्ध जाकर 370 हटा? तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि विधानसभा तो आपको क्या करनी है, ओवरऑल उसकी परमिशन आपको लेनी ही लेनी है। तो देखिए आर्टिकल 370 को हटाया जा सकता है क्योंकि ये टेम्परेरी प्रोविजन था। कैसे हटाया जा सकता है? आर्टिकल 370 के क्लॉज 3 में लिखा हुआ था कि अनुच्छेद 370 को हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के आदेश पर संविधान सभा यदि इसकी
अनुमति दे तो। अब आप कहेंगे कि संविधान सभा तो 1956-57 के टाइम पर ही खत्म हो गई थी, तो यहां पर भारत सरकार ने देखिए क्या किया, किस तरीके से इसको हटाया गया। तो चलिए हम उस चीज पर हम बात करते हैं। देखिए आर्टिकल 370 को हटाना था, तो पहले गए आर्टिकल 367 पर, अनुच्छेद 367 पर। अनुच्छेद 367 संविधान की व्याख्या करता है, बेसिकली इंटरप्रिटेशन करता है। इसमें इन्होंने क्या कहा कि भाई संविधान सभा जो है की जगह हम बात करेंगे अब या मानेंगे विधानसभा को, क्योंकि संविधान सभा तो 1956 में ही जो है भंग की जा चुकी है। तो इसकी जगह संविधान सभा की जगह अब क्या है, विधानसभा की हम बात करेंगे। ठीक, तो जब ये 370 को हटाने के लिए गए तो दिसंबर 2018 में ही जम्मू एंड कश्मीर में क्या लगा हुआ था, राष्ट्रपति शासन। और राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंदर लगता है, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगता है। जब यहां पर अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू था, तो इन्होंने अब देखिए 356 के केस में आपने एक चीज तो जरूर सुनी होगी कि जब 356 का अगर प्रयोग हो रहा है तो विधानसभा की जो शक्ति है वो पूरी की पूरी किसके केस में आ जाती है, बेसिकली संसद के अकॉर्डिंग वो काम करने लगते हैं। ठीक है, प्रशासनिक हो, विधायी शक्तियां हो, वो किसको मिल जाती हैं, संसद को मिल जाती हैं। जम्मू कश्मीर के केस में क्या था कि जम्मू कश्मीर के केस में वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, मतलब विधानसभा वहां पर भंग थी। अब जब वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था तो वहां पर कौन था भाई, आपका राज्यपाल, गवर्नर था। और जितनी भी शक्तियां हैं आपकी विधानसभा से संबंधित जो शक्तियां वो कौन ले रहा था, या फिर कौन उनको चला सकता है, अब संसद चला सकती है। तो अब क्या हुआ, सरकार ने संविधान संशोधन जम्मू एंड कश्मीर आदेश 2019 पारित किया और 5 अगस्त 2019 को 370 को हटा दिया। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको कि अनुच्छेद 370 के क्लॉज 3 में लिखा हुआ है कि जो राष्ट्रपति हैं आपके वो क्या करेंगे, हटा सकते हैं 370 को, क्योंकि टेम्परेरी प्रोविजन है, अस्थायी प्रावधान है, लेकिन संविधान सभा की अनुमति के बाद ही। फिर इन्होंने क्या करा कि आर्टिकल 367 में कुछ संशोधन किए और उसमें इन्होंने पाया कि उन्होंने बेसिकली क्या करा कि संविधान सभा की जगह अब हम कंसीडर करेंगे किसको, विधानसभा को। और विधानसभा की जब बात आती है तो दिसंबर 2018 से ही बेसिकली आपका क्या लगा हुआ था, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। कहां पर, जम्मू एंड कश्मीर में। जब राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था तो सारी की सारी प्रशासनिक और विधायी शक्तियां कौन सारे निर्णय लेता है, संसद उस पर निर्णय लेती है 356 का जब यूज होता है। तो इन्होंने क्या करा कि जब संसद सारे निर्णय लेती है तो संविधान संशोधन आदेश 2019 पारित किया। इसमें 2 आदेश थे संविधान, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन जो ऑर्डर था 272 जो की बात करता है आर्टिकल 367 की 367 में जो अमेंडमेंट जो बदलाव हुए, ठीक है। एक 273 जिसके तहत आपके आर्टिकल 370 को रिवोक कर दिया गया, यानी कि हटा दिया गया। तो ये सारी की सारी बातें वहां पर हुई। ठीक, अब आर्टिकल 370 को हटाया कैसे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्या कैसे हटाया कि भाई विधानसभा, संविधान सभा की जगह विधानसभा में अगर हम बात करें ऑलरेडी राष्ट्रपति शासन, और राष्ट्रपति शासन का जो अगर राष्ट्रपति शासन है तो सारी की सारी पावर किसके पास है, संसद के पास। संसद ने क्या करा, आदेश पारित किया, ठीक है। और आदेश पारित कर कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर जो है 272 273 निकाला और बेसिकली आपका आर्टिकल 370 को उन्होंने रिवोक कर दिया। इसके बाद एक आदेश उन्होंने और निकाला, यह था आपका जम्मू एंड कश्मीर, है ना, पुनर्गठन
अधिनियम 2019, इसमें इन्होंने क्या करा, जम्मू एंड कश्मीर को यूटी अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाकर विद लेजिस्लेचर, मतलब विद लेजिस्लेटिव असेंबली अलग कर दिया, और लद्दाख को इन्होंने अलग यूटी बना दिया विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली, कि वहां पर विधानसभा नहीं होगी और यहां पर विधानसभा होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के माध्यम से, पुनर्गठन अधिनियम 2019 के माध्यम से आपके केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बदल गया। तो ये दो बड़े बड़े वहां पर प्रोविजन हुए, एक तो 370 को हटाया और जम्मू कश्मीर को यूटी में बदल दिया। अब 370 के हटने की वजह से क्या क्या लाभ हो सकते हैं? देखिए, सुरक्षा वाले लाभ हो सकते हैं, विकासात्मक लाभ हो सकते हैं और राजनीतिक लाभ हो सकते हैं। सुरक्षा के लाभ कैसे हो सकते हैं? अगर हम देखें 2019 से पहले जो टेररिस्ट जो इंसिडेंट हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर में, वो हैं लगभग 765। आर्टिकल 370 रिवोक करने के बाद 455। अटैक्स ऑन सिविलियन, जो वहां के नागरिक हैं उन पर देखिए अटैक ओवरऑल कम हुए हैं। सिविलियन कैजुअलिटी, सिविलियन इंजर्ड, एनकाउंटर, ठीक है, सिक्योरिटी फोर्सेस इंजर्ड, सिक्योरिटी फोर्सेस किल, ये सारी की सारी चीजें वहां पर कम हुई हैं। ठीक है, तो आप इस डेटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम बात करें सुरक्षा के लिहाज से, अगर हम बात करें सुरक्षा के लिहाज से, तो क्या होती थी? मुठभेड़ होती थी। हमारे जो आर्मी और किसके बीच? टेररिस्ट के बीच मुठभेड़ होती थी। और हमारे जो आर्मी पर्सनल थे वो जहां जहां टेररिस्ट को जितनी जल्दी पहुंचाना होता था आराम से पहुंचा देते थे। ठीक है, तो टेररिस्ट जो है एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हो रही थी 2019 से पहले, लेकिन जब से 370 आर्टिकल रिवोक हुआ तो भैया जो वहां की पुलिस है, स्टेट की पुलिस जम्मू एंड कश्मीर की, और वहां की जो मिलिट्री है, इन दोनों के बीच क्या हुआ? कोऑर्डिनेशन बढ़ा। कोऑर्डिनेशन बढ़ा तो यहां पर जो अलगाववादी वाली स्थिति थी, अलगाववादी जो सेपरेटिज्म वाली भावना थी, वो कम हुई। इसके अलावा बहुत सारे ज्वाइंट ऑपरेशंस किए गए हैं ना, जहां जम्मू कश्मीर पुलिस और मिलिट्री ने दोनों ने मिलके बहुत सारे जो बच्चे हैं, जो पाकिस्तान क्या करता है कि यहाँ के जो युवा हैं उनको रेडिकलाइज करता है और यूज करता है भारत के खिलाफ, है ना। तो यहां पर ये चीजें भी क्या हुई? आपको कम देखने को मिली। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो पथराव की घटना है, तो जब से आर्टिकल 370 हटा है तो पथराव की घटना अगर हम देखें 2019 से पहले लगभग 600 हमें मिलती देखने को, और उसके बाद ये घटकर लगभग 70 से 76 के करीब आ गई हैं। उसके बाद अगर हम बात करें अगेन, अगर आतंकवादी कृत्यों की बात करें तो इसमें भी 32% की लगभग हमें गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा जो हमारे जवान शहीद हो जाते थे, है ना, तो उनमें भी हमें कम जो है कमी देखने को मिली, और लगभग ये हमें 52% के अराउंड जो है कमी देखने को मिली है। ठीक, उसके अलावा अगर हम बात करें विकास की, ठीक है, विकास की अगर हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्स, आईआईटी यानी अवसंरचनात्मक जो संरचना है उसमें बेहद विकास हुआ है। स्पेशली अगर हम बात करें जो बॉर्डर एरिया है वहां पर अगर न्यूज आप अगर देखते हैं तो वहां पर जो डेवलपमेंट है वो काफी तेजी से हुई है, क्लियरेंस वगैरह वहां आप आसानी से मिल जाता है। भारत सरकार की जो स्कीम्स थी वो पहले लागू नहीं होती थी जम्मू एंड कश्मीर में। अब भारत सरकार जब 370 हट गया तो मतलब संविधान जो क्या है जम्मू एंड कश्मीर पर भी अब संविधान लागू होगा भारत का ही। ठीक है, तो भारत जो संविधान है या जो इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अब लागू होना शुरू हो गया जम्मू एंड कश्मीर पे। तो भारत सरकार की जैसे उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ऐसी जो स्कीम्स हैं वो भी लागू होनी शुरू होगी। तो वहां के जो लोग जो अलगाववादी भावनाओं से मतलब अलगाववादी वहां पर बेसिकली अगर वहां पर सेपरेटिस्ट थे या अलगाववाद ज्यादा था तो वहां के युवाओं को रेडिकलाइज किया जाता था और ज्यादातर उसमें हस्तक्षेप होता था पाकिस्तान का। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जब भारत सरकार की स्कीम्स वहां पर पहुंची, विकास वहां पर पहुंचा, तो धीरे धीरे वो जो चीजें हैं, जो चाहे पथराव हो, चाहे अलगाववाद हो, चाहे बेसिकली वहां पर किसी क्षेत्र की राजनीति हो, है ना, वो धीरे धीरे क्या होने लग गई? कम होने लग गई। इसके अलावा अगर हम बात करें
इसके अलावा राजनीतिक चीजों की, कि राजनीतिक बदलाव क्या क्या आए हैं भाई, जो जिसकी मैंने बात की थी आपके यहां पर, एक सेकंड, कि सुरक्षा के मामले में ये सारी चीजें हुई। विकास के मामले में क्या हुआ है कि भाई यहां पर आपका डेवलपमेंट के मामले में इंफ्रा धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई 2022 में, कहां पर, जम्मू एंड कश्मीर में, जहां पर 200 छोटी बड़ी घरेलू और वैश्विक कंपनियों ने जम्मू एंड कश्मीर में निवेश की इच्छा जताई। जबकि पहले ऐसा नहीं होता था, क्योंकि हर चीज में जो विधानसभा थी वो क्या करती थी, अड़ंगा डाल देती थी कि भाई ये काम यहां पर नहीं होगा, ये काम ही यहां पर होगा, क्योंकि उनकी अनुमति के बिना तो हम वहां पर कुछ कर नहीं सकते हैं। तो अब क्या देखने को मिला है कि ग्लोबल इन्वेस्टर जो समिट हुई है 2022 में, इन्होंने यहां पर देखने को मिला है कि 200 छोटी बड़ी कंपनियां ऐसी हैं जो निवेश करना चाहती है जम्मू एंड कश्मीर पर। तो देखिए, निवेश के माध्यम से ही क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, है ना, मतलब जॉब्स आएंगी या डेवलपमेंट, जो इतना भी डेवलपमेंट है, इंफ्रा हो गया, लोगों को पढ़ाना हो गया, चाहे एम्स और आईआईटी का डेवलपमेंट हो, तो ये जब सारी की सारी चीजें होंगी तो कहीं ना कहीं वहां के लोगों पर उसका प्रभाव तो पड़ेगा और पॉजिटिव प्रभाव उसका पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें भारत सरकार की जितनी भी स्कीम है वो यहां पर लागू होती है। तो भैया अगर हम बात करें राजनीतिक की, तो जिला परिषद, ठीक है, जिला विकास परिषद, ठीक, जिला विकास परिषद के सबसे पहली बार चुनाव हुए 2020 में। वहां पर पंचायत की अगर हम बात करें तो शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी एंड वोमेन, इन सब को रिजर्वेशन दिया वहां की पंचायत में, ठीक है। अब क्या होगा कि लोकसभा और राज्यसभा में जो ये व्यक्ति प्रतिनिधित्व करेंगे किस, जम्मू एंड कश्मीर का, ये अपनी बात सीधा संसद के समक्ष रखेंगे और संसद उसको क्या करेगी, पूरा करेगी। क्योंकि अब आपको किसी विधानसभा से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि भाई, अगर मान लीजिए पहले क्या होता था कि लोकसभा और राज्यसभा के किसी सदस्य ने संसद के समक्ष कोई इशू रखा जम्मू एंड कश्मीर का, तो भैया वो लागू नहीं होता था, क्योंकि विधानसभा से हमें पूछना पड़ता था। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब क्या होगा, सीधा का सीधा संसद क्या करेगी, वहां पर कोई अगर समस्या है जो वहां के लोग, यहाँ के या वहां के प्रतिनिधि जो हैं, जो उठाते हैं संसद के समक्ष, तो उनको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जा सकेगा, ठीक है। अब देखो, इससे भी क्या हो रहा है कि अब ये सारी चीजें, अलग संविधान है, अलग झंडा है, सारी की सारी चीजें अलग हैं, तो भारत और जम्मू कश्मीर के बीच क्या है कि एक बेसिकली हमें एक सेपरेटिस्ट की जो भावना है वो जो पनप रही थी, अब वो क्या होगी, धीरे धीरे क्या हो जाएगी, बिल्कुल ही कम हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि सारी की सारी चीजें जो कि अन्य राज्यों में भी लागू है, अब जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू होंगी, ठीक। अब जैसे लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में भी एम्स और आईआईटी बनाई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है। तो ऐसे में आगे की राह क्या हो भाई, तो ऐसे में आगे की राह हो सकती है कि वहां पर विकास किया जाए, एक सेकंड, वहां पर विकास हो, ठीक है, अच्छा और ज्यादा संबंध हो, यानी कि कोऑर्डिनेशन और अच्छा हो मिलिट्री और पुलिस के बीच, और जो भी युवा मान लीजिए रेडिकलाइज हो रहा है या जो आतंकवादी वहां पर जो समस्याएं अभी भी जो थोड़ी बहुत बच रही हैं उसको हम कोशिश करें कि 0 तक लेके आए, विकास भी साथ साथ चलता रहे। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कि 30 सितंबर 2024 तक वहां पर चुनाव की बहाली हो, चुनाव को सुनिश्चित किया जाए और जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेटहुड है, ठीक है, अब उसको राज्य के मतलब यूटी से राज्य के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए। तो इसको सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं उसको भी क्या है, संज्ञान में रखना चाहिए और इसको लागू करना चाहिए। तो ये हो सकती है आगे की राह। तो आई होप 300 जो आर्टिकल 370 है उसके बारे में जितने भी प्रावधान हैं, जितनी भी चीजें हैं, तो सारी की सारी आई होप को आपको समझ में आई होंगी कि 370 है क्या, 370 के अंदर प्रावधान क्या क्या है, 370 को हटाया कैसे गया, कि भाई बेसिकली 370 के क्लॉज 3 में जो राष्ट्रपति हैं उनके आदेश से हट सकता है संविधान सभा के कहने पर। संविधान सभा ऑलरेडी भंग थी, तो विधानसभा को मतलब आर्टिकल 367 में अगेन संविधान सभा को हमने क्या कहा, विधानसभा का,
विधानसभा की सारी पावर संसद ने यूज की, क्यों? क्योंकि वहां पर राष्ट्रपति शासन था। देन इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 272 एंड 273 लेके आया गया, एंड 270 कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर के माध्यम से 370 को रिवोक कर दिया गया। एंड 370 को रिवोक किया तो उसका प्रभाव क्या होगा? प्रभाव बहुत पॉजिटिव रहा कि सारी की सारी चीजें, चाहे कैजुअलिटी किसी भी टाइप को, सिविलियन हो, चाहे आपके मिलिट्री पर्सनल पर हो, चाहे पथराव हो, ये सारी की सारी चीजें कम हो देखने को मिली। वहां पर डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा जो राजनीतिक चीजें हैं अब ज्यादा पहुंच पाएंगी, स्कीम्स पहुंच पा रही है, ठीक। और सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं अगर हम उनको इंप्लीमेंट करें, अगेन सारी चीजें और बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। तो राउज आईएएस के डीएनएस हिंदी प्रोग्राम में दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।